सोचिए, किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? एक रूल बुक, है ना, एक संविधान। लेकिन जब बात भारत की आती है तो हमारा संविधान सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, बल्कि एक कमाल की कहानी है। चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप करोड़ों लोगों के एक ऐसे देश के लिए एक सेट ऑफ रूल्स कैसे लिखेंगे? एक ऐसा देश जो अभी अभी एक खूनी बंटवारे से पैदा हुआ हो, जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए हों। ये एक इतना बड़ा चैलेंज था कि सोचने में भी नामुमकिन सा लगता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब इस नामुमकिन से लगने वाले काम को अंजाम देने की तैयारी हो रही थी। इस चैलेंज की विशालता को समझने के लिए ना एक और देश की मिसाल लेते हैं, साउथ अफ्रीका। दोनों देशों में एक अजीब सी समानता थी। एक तरफ भारत जो बंटवारे की आग में झुलस रहा था, लाखों लोगों की जानें जा चुकी थीं, और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका जो रंग भेद यानी अपार्थाइड के गहरे जख्मों से निकलने की कोशिश कर रहा था। दोनों के सामने एक ही सवाल था, इतनी नफरत के बीच एक साझा कानून कैसे बनेगा? और इसका जवाब शायद नेल्सन मंडेला के इन शब्दों में छिपा है। उन्होंने कहा कि दुश्मन भी शांति से बात कर सकते हैं अगर वो एक दूसरे के अंदर की अच्छाई पर भरोसा करने को तैयार हों। और यही विश्वास, यही कॉम्प्रोमाइज की भावना जरूरी थी एक ऐसी रूल बुक बनाने के लिए जो सदियों तक चले। तो वापस आते हैं भारत पर। इस नामुमकिन चैलेंज को आखिरकार कैसे पूरा किया गया? इसका जवाब था एक बहुत बड़े, एक हिस्टोरिकल एफर्ट में, जिसे हम जानते हैं संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से। तो संविधान लिखने की जिम्मेदारी मिली संविधान सभा को। और इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या थी पता है? इसकी डाइवर्सिटी। इसमें भारत के कोने कोने से लोग थे, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग जाति, धर्म, क्लास से आने वाले। इसका मकसद साफ था, जो संविधान बने वो सच में पूरे भारत की आवाज हो, किसी एक तबके की नहीं। लेकिन ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। इस टाइमलाइन को देखिए। एक तरफ देश में आजादी और बंटवारे की उथल-पुथल मची हुई थी, लेकिन इन सब के बीच संविधान बनाने का ये महाकार्य, ये महान काम बिना रुके चलता रहा। यहाँ दी गई हर तारीख एक मील का पत्थर है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 114। ये सिर्फ मीटिंग्स के दिन नहीं थे, ये 114 दिन थे गहरी बहस के, चिंतन मनन के। संविधान के हर एक शब्द पर, हर एक कॉमा पर, हजारों अमेंडमेंट्स पर विचार किया गया, तब जाकर कोई फैसला हुआ। कितना मेटिकुलस काम था ये। और इस पूरी मेहनत के पीछे सपना क्या था? वो सपना जवाहरलाल नेहरू के इन शब्दों में झलकता है। संविधान सिर्फ कानून की एक किताब नहीं थी, बल्कि ये एक वादा था, गरीबी, बीमारी और असमानता को खत्म करने का वादा, एक बेहतर भारत का वादा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसे ही रूल बुक बन के तैयार हुई, एक नई लड़ाई शुरू हो गई, एक पावर स्ट्रगल। तो हुआ ये कि एक तरफ थी पार्लियामेंट, जिसे जमीन सुधार जैसे सोशल रिफॉर्म्स के लिए कानून बनाने थे, लेकिन दूसरी तरफ आड़े आ रहे थे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार, खासकर राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। यहीं से टकराव शुरू हुआ। और इस टकराव के आईने में सामने आता है आर्टिकल 368। ये आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो संविधान को बदल सकती है। पर यहाँ $1 मिलियन सवाल खड़ा हुआ, क्या ये पावर अनलिमिटेड है? क्या पार्लियामेंट जो चाहे वो बदल सकती है? इसका पहला जवाब पार्लियामेंट ने दिया 9वीं अनुसूची बनाकर। अब ये 9वीं अनुसूची क्या थी? समझिए कि ये एक लोहे की तिजोरी थी। पार्लियामेंट जो कानून इसके अंदर डाल देती, उस पर अदालत कोई सुनवाई नहीं कर सकती थी। क्रिटिक्स ने तो यहां तक कह दिया कि इस एक कदम ने संविधान के पूरे कंट्रोल सिस्टम को ही बेकार कर दिया। इस खींचातानी का, इस पावर स्ट्रगल का क्लाइमैक्स आया सुप्रीम कोर्ट से, एक ऐसा जवाब जिसने भारतीय लोकतंत्र की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। मामले की गंभीरता का अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाया जा सकता है, 13। भारत के इतिहास में पहली बार 13 जज एक साथ एक बेंच पर बैठे, सिर्फ एक सवाल का जवाब देने के लिए। बड़ा कौन है, पार्लियामेंट या संविधान? और इसी केस से जन्म हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, यानी मूल संरचना के सिद्धांत का। सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, हाँ, पार्लियामेंट संविधान को बदल सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान की बुनियाद, उसकी आत्मा, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकती, उसे नष्ट नहीं कर सकती।
तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या चीज? देखिए, कोर्ट ने इसकी कोई पक्की पकाई लिस्ट नहीं दी है। ये समय के साथ इवॉल्व हुई है, पर इसके कुछ मूल स्तंभ हैं, जैसे कि संविधान ही सबसे ऊपर है। सरकार का स्वरूप डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन होगा। देश का सेक्युलर कैरेक्टर, सरकार के 3 अंग, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच शक्तियों का बंटवारा, और हाँ, सबसे जरूरी जुडिशियल रिव्यू, यानी अदालत की वो शक्ति जिसके तहत वो पार्लियामेंट के बनाए किसी भी कानून को जांच सकती है। ये वो नींव है जिसे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन इस सिद्धांत ने मामले को सुलझाने के बजाय एक नई बहस छेड़ दी, एक ऐसी बहस जो आज तक जारी है। इस सिद्धांत को आलोचक कैसे देखते हैं? उनका कहना है कि इसके जरिए अदालतें, जिनको जनता ने नहीं चुना है, वो पार्लियामेंट के काम में दखल दे रही हैं। उनका मानना है कि ये तो शक्तियों के बंटवारे के खिलाफ है और कोर्ट एक तरह से देश पर शासन करने की कोशिश कर रही है। तो पूरी बहस इन 2 ताकतवर विचारों के बीच आके टिक जाती है। एक तरफ है पार्लियामेंट, जो लोगों की मर्जी, लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, और दूसरी तरफ है न्यायपालिका, यानी जुडिशरी, जिसकी जिम्मेदारी है संविधान के मूल सिद्धांतों को बचाना। और यही सवाल आज भी उतना ही जिंदा है। देश के सबसे बुनियादी मूल्यों पर, सबसे फंडामेंटल वैल्यूज पर आखिरी फैसला लेने का हक किसके पास होना चाहिए? जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास, या उस रूल बुक के रक्षकों के पास जिस पर देश की नींव टिकी है? ये एक ऐसा सवाल है जो भारतीय लोकतंत्र को हमेशा, हर पल परिभाषित करता रहता है।